सो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अपने सारा आकाश के फर्स्ट पार्ट के 9th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना रीडिंग मटेरियल अपने सामने में रख लीजिए। आखिरी पेपर करके हॉल से निकला तो तबीयत बड़ी हल्की और खुश थी। पर्चे अच्छे हो गए थे। एक बहुत बड़ा बोझ सिर से उतरा। पहले तो एक काम था जिसमें जी जान से लगे थे, लेकिन अब क्या करेंगे? इस समस्या पर सोचने से पहले ही दिवाकर बोला, चलो आज खूब डटकर सिनेमा देखा जाए। वर्षों हो गए सिनेमा ही नहीं देखा। अगर वह आगे खुद ही ना कहता तो मेरे लिए बड़े धर्म संकट का विषय हो जाता। आज हम दिखाएंगे, और अगर माताजी राजी हो गई तो किरण को भी ले चलेंगे। बेचारी को ना जाने कब से सिनेमा देखने को नहीं मिला। सोचती होगी अच्छी कुएं में आ फंसी। अब इस चैप्टर में हम देखते हैं कि समर के जो एग्ज़ाम्स थे, जो उसके इम्तिहान होने थे, जो कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि समर जो है अपने एग्ज़ाम्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो वही एग्ज़ाम्स जो है वो समर के हो गए हैं। समर के वो सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आज समर अपना आखिरी पेपर देकर आ रहा है और उसके सारे पेपर जो हैं अच्छे गए थे। और लास्ट पेपर ख़त्म हो जाना जैसे हम सभी के लिए एक बड़ा सिर दर्द, एक बड़ा बोझ का टल जाने जैसा होता है, एक बड़ा बोझ का खत्म हो जाने के जैसा होता है। तो ठीक वैसा ही समर के साथ भी हो रहा था कि समर जब अपना आखिरी पेपर देके आ रहा था तो उसके सर से भी एक बोझ टल गया था और उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वह अब ये भी सोचता है कि अब तक तो मैं अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब आगे क्या करूँगा। तो इसी पर उसका दोस्त दिवाकर उससे कहता है कि चल आज हम सब जाकर सिनेमा देखते हैं। और वह ये भी कहता है कि मैं अपनी माता जी से पूछूंगा, और अगर वह परमिशन दे देती है तो आज मैं किरण को भी साथ लेते आऊँगा। अब किरण कौन है? किरण है दिवाकर की पत्नी। तो दिवाकर यही कहता है कि अगर माता जी ने परमिशन दे दिया तो आज मैं किरण को भी अपने साथ लेते आऊँगा। जब हम लोग अलग हुए तो उसने फिर एक बार याद दिलाया कि मैं ठीक समय पर शाम को आ जाऊं। ऐसा ना हो कि अपनी दार्शनिकता में ही उलझा रहूं। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि घर पर कौन सी घटना मेरी राह देख रही है। तो आखिरी पेपर के बाद जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं, तो ठीक वैसे ही समर और दिवाकर ने भी बात किया था और ये प्लान किया था कि आज वो दोनों जो है सिनेमा देखने जाएंगे। और वो दोनों जब बिछड़ रहे थे, मतलब जब अपने घर के लिए निकल रहे थे, तो उस समय भी दिवाकर ने समर को याद दिलाया कि तू ध्यान से ठीक समय पर आ जाना, ऐसा मत करना कि अपने आप में ही फिर से उलझे रहना। तो वह समर को फिर से याद दिला देता है कि उसे आज दिवाकर के साथ सिनेमा देखने जाना है। लेकिन समर यहाँ पे ये कहता है कि दिवाकर को भी नहीं पता था कि आगे आज क्या होने वाला है। मतलब आगे कुछ बहुत बड़ा है जो कि इस चैप्टर में हो चुका है, जिसको लिखते वक्त समर ने ये कहा है कि दिवाकर को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक युग के बाद अचानक मुन्नी के पतिदेव तशरीफ लाए हुए थे। मुझे ना जाने क्यों इस आदमी की सूरत से नफरत थी। सारे घर में एक तरह की हलचल मची थी। सबको आश्चर्य था। उन्हें टिकाया गया था बाहर वाली बैठक में। इसमें अक्सर बाबूजी और भाई साहब बैठे रहते थे और तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, आते ही उन्होंने यह बता दिया कि मुन्नी को लेने आए हुए हैं। तो समर जब घर आता है तो घर आकर देखता है कि मुन्नी के जो पति हैं वो उसे लेने आया हुआ है। अब समर ये कहता है कि मुझे उसका चेहरा देखना ही पसंद नहीं है। अब वो क्यों कहता है ये हम, अगर आपने पूरा सीरीज फॉलो किया है तो आप पहले से जानते हैं कि ऐसा क्यों है। मुन्नी के पति ने मुन्नी के साथ शादी करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा सताया था और यहाँ तक कि उसने एक दूसरा विवाह भी कर लिया था और वह अभी अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहता था। और यही नहीं, उसने मुन्नी को इतना ज़्यादा थरपाया था कि शायद किसी जानवर के साथ भी उतनी बदसलूकी नहीं की जाती है। और ये हम आगे के कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर समर मुन्नी के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी हालत उसके पति ने ऐसी कर दी थी कि मुन्नी अपनी ससुराल से भागते हुए उसके घर आई और वो बेचारी भागते भागते रो रही थी। मतलब ऐसा हालत मुन्नी का कर दिया था। और समर अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था,
जो कि कोई भी भाई अपने बहन से करता होगा। और जाहिर सी बात है, अगर कोई इतनी बुरी हालत कर दे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। और यही कारण था कि समर उससे नफरत करता था, लेकिन उसे आज अचानक वहाँ पर आकर देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। और सिर्फ उसे ही नहीं, घर में सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिसने इतनी बुरी तरीके से मुन्नी के साथ व्यवहार किया था। और सबसे बड़ी बात कि जब मुन्नी आके अपने मायके में रहने लग गई थी और उसके बाद भी जब वो एक बार भी सुध लेने नहीं आया, तो फिर वो आज अचानक क्यों आया है, यही बात सब सोच रहे थे। जिसने 2-2.5 साल से कोई सूचना या पत्र नहीं दिया, कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मुन्नी मर गई या जिंदा है, बाबूजी की 20 पत्रों को जो चबा गया और जिस बिरादरी का प्रभाव ही नहीं हिला सका, उसे अचानक यूं आए देखकर सबके सब हक्के बक्के रह गए थे। वह सहमे सहमे और आपस में बातचीत करने को उत्सुक घूम रहे थे। प्रभा और मुन्नी चुपचाप चौके में लगी थी। भाभी जी और अम्मा धीरे धीरे घुसुर फुसुर कुछ बातें कर रही थी, तरह तरह के अनुमान लगा रही थी और रह रहकर कुंवर को बाहर भेज दी थी। जा चुपके से सुन के तो आ, तेरे बाबूजी और उनमें क्या क्या बातें हो रही है। तो घर में एक आश्चर्यता का माहौल छाया हुआ था। सब यही जानना चाहते थे कि आखिरकार वह आया क्यों है। और क्योंकि समर के बड़े भाई और उसके बाबूजी बाहर में बैठकर उससे बातचीत कर रहे थे, तो सब यही जानना चाहते थे कि आखिरकार बातचीत किस चीज़ पे हो रही है। मुन्नी और प्रभा जो है वह रसोई घर में थी और अम्मा जो है वह कुंवर को बार बार भेज देती थी यह देखने के लिए कि आखिरकार उन तीनों में क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि उसका वहाँ पे आना इतना अजीब था कि सब यही जानना चाहते थे कि आखिरकार ऐसा क्या खास है कि वह आज यहाँ पे आया है और क्यों आया है। लेकिन समर को इससे ज़्यादा आश्चर्यता से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जैसा कि हमने एक पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि समर को उस पर इतना गुस्सा था कि वह चाहता था कि उसे एक भरे बाजार में सबके सामने मिल के मारा जाए। तो जब वो इतना ज़्यादा गुस्सा था, तो जाहिर सी बात है जब वो इंसान उसके सामने आएगा तो उसका गुस्सा उस पर निकलेगा ही निकलेगा। अम्मा जो है वह बार बार कुंवर को बाहर भेज देती है यह देखने के लिए कि आखिरकार उन सब में क्या बातचीत हो रही है। भाभी खुद भी सधे पंजों से अपने को भरसक आड़ में रखती हुई दरवाजे की ओट में आती और कान लगाकर सुनती, फिर तुरंत आकर अम्मा को सारी समाचार देती। कुछ सुन लेती, बाकी घटाना बढ़ाना अनुमान से कर लेती। सभी इस अप्रत्याशित हृदय परिवर्तन का कारण जानना चाहते थे। बैठक में काफी गंभीरता पूर्वक बातें चल रही थी। अब सब जो है यह जानना चाहते कि वो क्यों आया है। अम्मा तो बार बार कुंवर को भेज रही थी और भाभी भी बार बार जो है वह किवाड़ के पास में आकर खड़ी हो जाती और वहाँ पे कुछ बातें सुनकर और कुछ घटा बढ़ाकर जाके अम्मा को बोल दिया करती थी। रात को खाना इत्यादि खिला चुकने के बाद बाबूजी ने आकर अम्मा को सूचना दी, कल मुन्नी जाएगी। सुबह 10 बजे की गाड़ी से सारे घर में सन्नाटा छा गया। और जब उसे खाना खिला दिया गया था, मतलब उसके पति को जब खाना खिला दिया गया था, तो उसके बाद जो है वह बाबूजी वहाँ पे आते हैं और उसे कहते हैं कि कल सुबह मुन्नी उसके साथ जाएगी, कल सुबह 10 बजे की ट्रेन है। और इसी से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अब जाहिर सी बात है सन्नाटा छा ही जाए, क्योंकि उसके जैसे दरिंदे के पास जिसने ऐसी बेटी का ऐसा हाल किया था, अगर उसके पास फिर भी कोई अपना बाप अपनी बेटी को दोबारा भेजना चाहेगा, तो ये तो एक बहुत, मैं तो मानता हूँ कि ये एक बहुत बेवकूफ़ भरा चीज़ है कि किसी के पास उसे भेज दिया जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है घर में सब हक्के बक्के रह जाएंगे। और बाबूजी ने तो यहाँ पर निश्चय कर लिया था कि वह जो है मुन्नी को साथ में भेज देंगे। लेकिन मैं आप सभी से एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर आप बाबूजी की जगह होते और आपकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करता और फिर वह माफ़ी मांगता कि नहीं मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसका बहुत ध्यान रखूँगा, मतलब आपको दिलासा दिलाता, तो क्या आप उसके साथ अपनी बेटी को फिर भी भेजते? ये चीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एक बार। आखिर मामला क्या है जानने को हम सब पास घिर आए। अम्मा ने इतनी देर मामला जानने की प्रतीक्षा में जो कष्ट सहा था, इससे वे झल्ला रही थी। झुझला कर बोली, बैठो तो सही, कुछ बताओगे भी कि चले आए कल मुन्नी जाएगी। ऐसी क्या आफत आ गई अब निपुते पर? 2 साल कौन सी मक्खी छींक गई थी? अम्मा का गला भींच हुआ कि कहीं स्वर बैठक तक ना पहुंच जाए।
अब अम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा धुंधला जाती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है, क्योंकि वह भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। और ऐसा अगर कोई आदमी उनके पास आकर दोबारा से विनती करता है कि आप अपनी बेटी मुझे फिर से सौंप दीजिए, तो कोई भी नहीं सौंपना चाहेगा। तो उसी पर अम्मा जो है वो खिसिया कर कहती है कि अचानक से इसे क्यों ऐसी याद आ गई, 2-2.5 साल में तो एक बार भी खबर लेने नहीं आया, और तुम यहाँ पर आके कुछ ठीक से बताओ। तो यहाँ पर आके अचानक से बोल दिए कि मुन्नी कल सुबह जाएगी। अरे ऐसे कैसे अचानक कल सुबह चली जाएगी, साफ साफ तो कुछ कहो। अब इसी पर बाबूजी क्या करते हैं, देखिए बाबूजी अम्मा की खाट की पाटी पर पैरों की तरफ बैठ गए। जमीन पर छोटी सी लालटेन रखी थी, हम सब उसके आसपास गोला बनाए जारे के कारण उकड़ बैठे थे, घुटनों पर ठोड़ियों ठिकाए। सभी को बाबूजी की बात जानने की उत्सुकता थी। मुन्नी एक और दीवार से लगी पहले ही बैठी थी। जबरदस्ती बच्ची को सुलाकर लंबा सा घूंट निकाले भाभी भी बाहर आ गई। प्रभा नहीं दिखाई दी। हम लोगों के बीच में वही एक हल्की रोशनी थी जो मेरे भाई साहब अमर और कुंवर के घेरा बनाकर बैठे जाने के कारण धुंधली और ढकी सी गई थी। कुंवर डरते हुए लालटेन के सिर पर हाथ रखकर गर्माहट लेने का प्रयत्न कर रहा था, ताकि ऐसा गंभीर अवसर पर कोई हाथ ना झटक दे, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। अब बाबूजी जो है वह उस खटिए पे अम्मा के पैर की तरफ बैठ जाते हैं। नीचे में एक लालटेन है और लालटेन को ही घेरे हुए सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। मुन्नी जो है एक कोने में बैठी हुई है और भाभी भी वहाँ पर घूंघट तान के आ चुकी है, और जो प्रभा है वह सिर्फ वहाँ पे नहीं है, वह रसोई घर में काम कर रही है। अब इसी में बाबूजी कहते हैं, संजीदगी से बाबूजी ने बताया, भाई वह मुन्नी को लेने आया है, बहुत माफ़ी मांग रहा है, अफसोस जाहिर कर रहा है कि गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी बात सुनी तो कान पकड़ लेना, जो बिरादरी का दंड होगा भरूंगा। जब रुआसा सा हो आया तो मैं क्या करता। अब बाबूजी अम्मा जी का बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि भाई वो मुन्नी को लेने आया है और बहुत माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है कि अगर दोबारा वैसा सुनो तो मुझे जो दंड देना चाहो वो तुम दे सकते हो। अब अगर वो ऐसा रोने लगा है, अब ऐसा वो अगर कर रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो आखिर कुछ बात भी की कि यूं ही रुआसा सा हो आया। अब अचानक कौन सी अकलदार फूट आई उस कमबख्त के। उस चुड़ैल को क्या हुआ। अपने जमाई के लिए अम्मा जिस भाषा का प्रयोग कर रही थी वह नहीं थी। अब अम्मा जो है वह बाबूजी के इस निर्णय से बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई थी, और वो उसी पर कहती है कि उस चुड़ैल को क्या हुआ। अब यहाँ पे चुड़ैल से किसका तात्पर्य है, चुड़ैल से तात्पर्य है उस आदमी के दूसरे पत्नी का, यानी कि मुन्नी की सौतन का। अब उसी पे वो कहती है कि ऐसे कैसे तुमने दे दिया, और वो उस चुड़ैल का क्या हुआ। 2-2.5 साल में तो किसी को रुआसा नहीं आया, आज अचानक उसको रुआसा आ गया कि हमारे दर पे आके जो है वो रोने लग गया है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया है। उस चुड़ैल के कारण ही तो अकल आई है। 5-6 महीने हो गए, सब कपड़े वपड़े जेवर समेट कर चंपत हो गई। पुलिस में रिपोर्ट भी की, मगर हाथ आती वह कहीं फिर। अब जाकर सारा दिमाग ठिकाने लग गया। अब इसी पर बाबूजी रिप्लाई देकर कहते हैं कि उस चुड़ैल के कारण ही तो उसे दिमाग आया है। उसने जिससे शादी किया था वह उसके सारे कपड़े, जितने भी उसकी संपत्ति थी वह लेकर भाग गई, और 5-6 महीने हो गए लेकिन वह मिली ही नहीं। पुलिस में कंप्लेन भी हुआ लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, इसीलिए तो उसे अकल आई है। हम सब चौंके। तो यह बात है। अब गरज पड़ी है तो लाट साहब आए हैं। कुंवर ने झल्ला कर कहा, बाबूजी तुम भी मत भेजना मुन्नी को। अब इसी पर समर कहता है कि हाँ अब जाके याद आई है, जब अकल ठिकाने आ गई तब हमारे पास यहाँ पर चले आए कि हमारी बहन, हम उनको सौंप दे। और उसी पर कुंवर कहता है कि बाबूजी आप मत भेजिएगा मुन्नी को उसके पास। पर इस गंभीर वातावरण में उसकी बात किसी भी महत्व की नहीं मानी गई। भाई साहब ने बताया, अब तो कहता है कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया, पहले अंधा कर दिया था, अपना भला बुरा कुछ भी सूझना बंद हो गया था। पता नहीं उसके बहकावे में आकर कहाँ चढ़ने चली गई अकल। अब इस पर भाई साहब कहते हैं कि वह तो यह कहता है कि वह बर्बाद हो गया है, पता नहीं उसे पहले कौन सी अकल थी कि वह वैसी औरत के साथ रहने को और उसके साथ शादी करने, उसके साथ संबंध बनाने को रेडी हो गया था। यही बात वह अभी कह रहा है। वह यह कह रहा है कि पता नहीं मेरी अकल कहाँ
चली गई थी तेरी अम्मा के पीहर। अम्मा ने क्रोध में मुंह झटका, फिर गहरी सांस लेकर बोली, अब ऐसे आदमी का ठीक क्या है, कल किसी दूसरी के बहकावे में आ जाएगा। मैं तो अपनी लौंडिया को नहीं भेजती, पहले अधमरी कर दिया था, अब तो मार के ही छोड़ेगा। अब जब भाई साहब कहते हैं कि वह यह कहता है कि पता नहीं उसकी अकल कहाँ चली गई थी, तो उसी पर अम्मा एक गांव का जो गाली या फिर बात बात पर कहे जाने वाली जो चीज़ है, गई थी तेरी अम्मा के पीहर, वह वही चीज़ को कहती है। और फिर कहती है कि भाई इतनी दिन से वह कहाँ था, और ऐसे आदमी का क्या ठीक है कि वह फिर से किसी के साथ नहीं बहकावे में आ जाएगा, किसी के साथ फिर से शादी नहीं कर लेगा, हमारी बेटी को नहीं सताएगा। भाई हम तो अपनी लड़की को उसके साथ नहीं देंगे, पहले तो उसने उसे अधमरी कर दिया था, अब तो उसे मार ही डालेगा। भाई वह कसम खा रहा है, विश्वास दिलाता है। बाबूजी ने समझाने के ढंग पर कहा, बातों से भी लगता है कि अब समझ आ गई है। धीरज की माँ, हो गई गलती एक बार, अब क्या जिंदगी भर यही करता रहेगा। इस उम्र में आदमी को होश नहीं रहता, हमने उसे सारी बातें साफ साफ कर ली है। अब अम्मा की बात पर बाबूजी कहते हैं कि वह इस बार दिलासा दिला रहा है, वह कसम खा रहा है, और उसकी बात करने के तरीके से भी समझ में आया है कि उसे अब समझ आ चुकी है। और धीरज की माँ, क्या किसी को माफ नहीं किया जा सकता है। उसी पर अम्मा नहीं मानती, उसी तरह लापरवाही से बोली, तुम्हारी बात की क्या है, जिसने जैसा समझा दिया वैसा ही मान गए। खैर तुम्हारा क्या है, तुमको तो जिसने जैसा कुछ बोल दिया तुम वैसे ही समझ गए। बस यही बात मुझे तुम्हारी बुरी लगती है, मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम समझती तो खाक नहीं हो और बस अपनी अपनी गाय जाती हो, कभी दूसरे की भी सुना करो। और उस पर बाबूजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती कि तुम अपनी ही सिर्फ सुनती हो, किसी दूसरे की बात पर ध्यान ही नहीं देती। और यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, वो ये है कि जो बुरे लोग होते हैं, वो बुरे लोग अपने साथ एक बुरा वातावरण लेकर चलते हैं, और वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वो वहाँ का वातावरण खराब कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, उस बुरे आदमी, उस दरिंदे के कारण यहाँ पर बाबूजी और अम्मा जी के बीच में मतभेद हो चुका था, जो कि नाजायज़ है, जाहिर सी बात है। अब उन दोनों के बीच में मतभेद का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी बात बाबूजी मान गए, अब बाबूजी उसे भेजना चाहते हैं लेकिन अम्मा उसे नहीं भेजना चाहती है, इसी पर दोनों के बीच में अब जो है मतभेद हो गया है। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं वो अपने साथ बुराई लेकर चलते हैं, और वो जहाँ भी जाते हैं वह उस जगह को बुरा बना देते हैं, वह उस जगह को खराब बना देते हैं। और उस आदमी ने भी ठीक वैसा ही किया था, उसने अम्मा और बाबूजी के बीच में बेमतलब का जो है मतभेद लगा दिया था। परेशानी और हारे स्वर में बाबूजी ने कहा, इस वक्त उसकी गरज ही सही, आया तो खुद है, एक दफ़ा ठोकर खाकर उसकी आंखें खुल गई है। बातों से भी पता चलता है कि उसे काफ़ी पछतावा है और तंग वंग नहीं करेगा। ऐसी हालत में तुम ही बताओ, भेज देने में हर्ज क्या है। अच्छा और नहीं तो क्या, उसे यूं ही जिंदगी भर बिठा कर रखोगी। उसे पढ़ा लिखा दे या कोई हुनर सिखा दे, इतना अपने पास है नहीं। लड़कों की ही देखभाल नहीं हो पाती, फिर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम लोग भी आखिर कब तक रखेंगे, और अगर ना हो तो लाओ मुन्नी की दूसरी जगह शादी किए देते हैं। अम्मा की बातों पर बाबूजी कहते हैं कि ठीक है, उसे गरज ही सही, लेकिन उसे आखिरकार अकल तो आई है, और वो कह तो रहा है कि वह तंग वंग नहीं करेगा। अब बातों से भी लग रहा है कि उसे काफ़ी पछतावा है, उसे जो है अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और तुम ही बताओ कि क्या तुम मुन्नी को सदैव अपने पास रखोगी, सदैव उसे खिलाओगी पिलाओगी, क्या तुम उसे हमेशा संभाल पाओगी। मुन्नी को कुछ पढ़ा लिखा कर हम बना दे, उतना तो हमारे पास पैसा भी नहीं है। यहाँ पे तो लड़कों की ठीक से देखभाल नहीं हो पाती है, तो लड़कियों की कहाँ से देखभाल हो पाएगी। और हम लोग आखिर कब तक करेंगे उसके लिए। उसका पति आया है, उसका ससुराल ही उसका घर है, तो उसे वहाँ जाने दो, और उसे वहाँ भेजने में हर्ज ही क्या है, जब उसका पति हमें बार बार कह रहा है कि ऐसी गलती अब वह दोबारा नहीं करेगा। अम्मा छूटते ही बोली, आग लगे तुम्हारे मुंह में, शर्म भी नहीं आ रही। बाल बच्चों के बीच में बैठे यह सब कहते, चले हैं दूसरी शादी कर देते, सो सारी बिरादरी और शहर हमारे जन पे थूकते फिरे। क्यों, पहले ही कौन सी नेकमाली फैली है। अच्छी तुम्हारी आर्य समाजियों के साथ रह रह कर अकल सठिया गई है। अब इससे पहले एक लाइन मैंने मिस कर दी थी, वो यह है कि बाबूजी कहते हैं कि तुम कब तक
मुन्नी को अपने पास रखोगी, और अगर तुम्हें नहीं भेजना है तो लाओ मैं मुन्नी की दूसरी शादी करवा देता हूँ। इसी पर जो अम्मा है वह बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है और कहती है कि चले हैं, आग लगे तुम्हारे ऐसे मुंह में, चले हैं मुन्नी की दोबारा शादी करवाने को। सो तो हमारी सारी बिरादरी ऐसी ही हमारी खराब है और तुम हमारे ऊपर सारी बिरादरी से थुकवाओ। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अकल की बात कहता हूं सो तुम्हारी समझ में आती नहीं, कुछ कहो तो तुम हो जाती हो नाराज। तुम ही बताओ क्या किया जाए, मेरी समझ में तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। खुद घर आया है, तुम यह भी सोचो मुन्नी का यहाँ होगा क्या। अपनी वहाँ रहेगी, घर गृहस्थी संभालेगी, बाद में जब सांप निकल जाए तो लकीरें पीटते रहना। वही वाला हिसाब है, आंगन आए नाग न पूछे, बाबी पूजन जाए। अब अम्मा की उस खिजियाहट भरी बात पर बाबूजी कहते हैं कि तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। एक अकल की बात कहता हूं वो तो तुम्हें समझ में आती नहीं है। और तुम्हें एक बात बताओ, मुन्नी को मैं यहाँ पर कितने दिनों तक रखूंगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुन्नी की ज़िंदगी संवारने का। वह जब कह रहा है कि उसे पछतावा है, वह जब माफ़ी भी मांग रहा है और एक गारंटी दे रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए अब तुम ही बताओ। भाई वह खुद घर आया है, तुम भी तो सोचो। और मुन्नी का यहाँ पर आखिरकार होगा क्या। वहाँ उसका अपना घर है, वह वहाँ जाएगी, अपनी घर गृहस्थी संभालेगी, और बाद में जब सांप निकल जाए तो लकीरें पीटते रहना। अब सांप निकल जाए तो लकीरें पीटते रहने का मतलब क्या है कि अगर बाद में सही में ऐसा हुआ कि मुन्नी के जो पति हैं वह अगर सही में ठीक हो गया, मतलब वह आदमी अगर सही में अगर अच्छा बन चुका है और मुन्नी के लिए वहाँ पर अच्छा जीवन उपलब्ध है, लेकिन हमने बस अपनी जिद के कारण मुन्नी को नहीं जाने दिया, तो बाद में तुम जब सांप निकल जाए तो तुम लाठी पीटते रहना। मतलब ये हमारा एक मुहावरा है ना कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही यहाँ पर है कि जब सांप बिल से निकल जाए तो तुम लाठी पीटते रहना। अम्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक मुन्नी के फूट फूट कर रोने से सब चौंक गए। अब तक वह भी दीवार से पीठ टिकाए घुटने ऊपर किए उखड़ बैठी थी। जाड़े के कारण या मुंह छिपाए रखने के कारण उसने अपनी दोनों बाहों से घुटने घेर रखे थे। अब उसका सिर रुलाई के झटकों से हिलने लगा। मैं उसके सबसे पास था, मैंने माथे से हाथ लगाकर उसका सिर ऊपर उठाते हुए दुखी स्वर में पूछा, क्या बात है मुन्नी, क्या बात है, बता ना क्यों रो रही है, क्यों। अब अम्मा कुछ और कह रही थी, जो कि हम जानते हैं कि उस दरिंदे के कारण जो है घर में आपस में ही एक जो है क्या बोलते हैं एक खोजलाहट भर गई थी। आपस में ही लोग जो है आपस में मतभेद कर रहे थे। तो उसी मतभेद में अम्मा और जो बाबूजी हैं उनके बीच में बात विवाद चल रहा था। वह चल ही रहा था कि अचानक से मुन्नी के रोने की स्वर सबने सुनी और सब चौंक गए। मुन्नी जो है वह दीवार के सहारे बैठी हुई थी और अब जो है वह रोने लगी, और उसको रोता देख समर ने उसे संभालने की कोशिश की और कहा कि क्या बात है मुन्नी, क्या बात है, बताना क्यों रो रही है, क्यों। और उसे समझाने के कारण, उसे जो है थोड़ा फुल्हाने के कारण समर ने इस तरीके से बात की। उसने ताकत लगाकर सिर झुरा लिया और यूं ही और भी जोर जोर से रोने लगी। अब समर ने जो है उसे चुप कराने के लिए उसके माथे पर हाथ दिया था, उसके सिर को अपने हाथों से पकड़ लिया था, लेकिन मुन्नी ने अपना सिर छुड़ा लिया और वह फिर से रोने लगी। कुछ बात भी तो बता मुंह से मुन्नी, हमें पता कैसे चलेगा कि क्यों रो रही है। भाई साहब ने हमदर्दी से पूछा। अब भाई साहब ने पूछा कि कुछ तो हमें बता मुन्नी, हमें मालूम कैसे चलेगा कि तू आखिरकार रो क्यों रही है। बिना जवाब दिए वह रोती रही। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से उसने रोते रोते ही सिसकियों में कहा, बाबूजी तुम मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार डालो, मेरा गला घोंट दो, मुझे वहाँ मत भेजो, मुझे वहाँ मत भेजो बाबूजी, मैं वहाँ मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे कहीं मत जाने दो। और एकदम झपट कर वह खाट के नीचे लटके बाबूजी के पैरों से लिपट गई, बिलक बिलक कर रोने लगी। अब जब मुन्नी से पूछा गया उसको रोने का कारण, अब रोने का कारण तो सबको मालूम ही था, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं तो वही पूछा गया मुन्नी से। तो मुन्नी ने कहा, बहुत रोते हुए स्वर में ही कहा कि बाबूजी तुम मुझे चाहे जान से मार दो, मुझे जहर खिला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे वहाँ मत भेजो। तुम मुझे यहाँ पर जैसे रखना चाहते हो तुम मुझे यहाँ पर रख लो, पर तुम मुझे वहाँ मत भेजो, मैं वहाँ मर जाऊँगी। मैं तुम्हारे
हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। और ऐसे ऐसे रोते रोते वह जो है बाबूजी के पाँव को पकड़ लेती है और वह बिलख बिलख कर रोने लग जाती है। जो कि जाहिर सी बात है कि एक बेटी का जब गौना होता है तो उस समय जो दुख बेटी को होता है, यह दुख उससे कई गुना ज्यादा था, कई गुना मतलब लाख गुना ज्यादा था उससे। क्योंकि अगर बेटी को मालूम है कि किसी ने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था और फिर भी उसके पास उसको जाना पड़ रहा है, तो कौन नहीं रोएगा। और गौना के समय में भी बेटी रोती है, लेकिन यह तो एक अलग ही चीज है। हम सब लोगों की आंखों में आंसू भर आए। अम्मा अपने गिरते हुए आंसुओं को पल्ले से पोंछती और मुंह खोलकर सिसकती सी सांस लेती रही। सब रोने लग गए। अब इस बात को सुनकर अम्मा भी रोने लग गई। और अम्मा जो है वह अपने आंसू को पोंछती, लेकिन यह तो एक ऐसी बात थी जिस पर जितना भी आंसू रोका जाए वह रुकेगा नहीं, आंसू तो बहते रहेंगे। तो अम्मा जो है वह भी अपने आंसू को रोकती, लेकिन वह भी नहीं रोक पा रही थी और वह भी सिसक सिसक कर रो रही थी। अरे अरे यह क्या करती है। बाबूजी ने झुककर काफी बल लगाकर उसे ऊपर गोद में खींच लिया। वह उनकी गोद में आधी लिपट गई और कटती हुई गाय की तरह रोती रही। अपनी रुलाई के चित्कारों को वह बाबूजी की कमीज अधिक से अधिक मुंह में ठूस कर दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन लगता था जैसे रुलाई उसकी पसलियां तोड़कर बाहर फूट पड़ना चाहती हो। और जब यह सब हो रहा था कि जब सब रो रहे थे, तो उसी समय जो है प्रभाव अपने बाबूजी के गोद में आकर बैठ गई। और जैसे एक कटती गाय, मतलब एक गाय को जब काटा जाता है तो उस समय जो गाय का क्रंदन होता है, वैसा ही क्रंदन अभी मुन्नी का था। और मुन्नी मतलब अपने रोने के स्वर को कम करने के लिए अपने मुंह में अपने बाबूजी के कमीज का कपड़ा ठूस रही थी। होता है कि अगर आप रो रहे हैं, आप अपने मुंह में कुछ ठूस लेते हैं तो वह रोने का आवाज बाहर नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी रोना इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि वह रोना उसे जान से मार देगा, और वह रोने की आवाज फिर भी बाहर निकल रही थी। उसने दोनों कंधे और सारे शरीर रुदन के झटकों से बुरी तरह थर्रा कर कांप रहे थे। उसके हिलते हुए काले काले बालों वाले सिर पर झुककर ठोड़ी रखे बाबूजी ने निःशब्द रोते रहे। मोटे मोटे आंसू उनके गालों से ढुलक कर मुन्नी के बालों में खो जाते। ऐसा देखकर बाबूजी भी रोने लगे। अब उनके जो आंख से आंसू है वह उनकी बेटी के बालों में जाकर मिल जाते थे, क्योंकि वह उनकी गोद में बैठी हुई थी। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक बहुत इमोशनल सीन है। इतना ज़्यादा दुख भरा सीन इस पूरे बुक में कहीं भी नहीं है, क्योंकि ऐसा सीन हो नहीं सकता है कि मतलब क्या बोले, ये सीन अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल पाएगा, क्योंकि पूरा बुक में ऐसा कोई सीन नहीं है। उसके हिलते हुए काले काले बालों वाले सिर पर झुककर ठोड़ी रखे बाबूजी भी निःशब्द रोते रहे। मोटे मोटे आंसू उनके गालों से ढुलक कर मुन्नी के बालों में खो जाते। अपने हृदय की बेचैनी को वे जल्दी जल्दी उसकी पीठ पर संतावना का हाथ फेर कर दबाने की कोशिश करते। हम लोगों की आंखों से भी आंसू चुपचाप गालों पर फिसलते रहे। कभी कभी वह खारा खारा तीखा तेजाब होठों के कानों से मुंह में आ जाता। उठते हुए आवेगों को दबाने और नाक से बहते हुए पानी को रोकने के लिए बार बार नाक से सांस खींचते। कुंवर से जब नहीं रहा गया तो वह उठकर अम्मा से चिपट कर रोने लगा। अम्मा, मुन्नी जीजी को नहीं जाने देंगे, उन्हें मत भेजो। सब रो रहे थे, समर भी रो रहा था। अब समर ये कहता है कि रोते वक्त बहुत बार होता है कि वो जो खारा पानी होता है वो आंसू खारा होता है, तो क्योंकि उसमें नमक होता है। तो वह जब जा रहा था तो उसको महसूस हो रहा था कि कितना ज़्यादा भी वह अभी भावुक है और उसको भी सही में रोना आ रहा है। और कुंवर जो है वह तो इतना ज़्यादा रोने लग गया था कि वह तो जाके अम्मा से चिपट कर रोने लगा और कहने लगा कि मुन्नी को मत भेजना। इस इतनी दुखी लड़की के प्रति हम लोगों ने कितनी उपेक्षाएं और कभी कभी दुर्व्यवहार दिखाया है, इसे सोच सोच कर और भी कष्ट हो रहा था। मैंने निश्चय किया कि मुन्नी को मैं रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक लड़की के लिए खाने कपड़े का इंतजाम हम लोग नहीं कर सकते। और 8-10 मिनट बाद जब उद्योग कुछ कम हुआ तो सहसा ही मुन्नी ने फिर कहा, बाबूजी मैं किसी का चौका बर्तन कर लूंगी, पीस कूट लूंगी, मुझे वहां मत भेजो उनके साथ। हमारे साथ जब कोई रो रहा होता है तो हम उस टाइम उसका सब जो भी बुराई हमें लगता है, जो भी उसमें हमें खराबी दिखती है, हम सब भूल जाते हैं। और उल्टा हम उसका जितना भी अच्छाई होता है हम सब वही देखते हैं। और साथ ही साथ
हमें, अगर हमने कभी उसके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार किया होता है तो वह भी हमें पूरा का पूरा याद आने लग जाता है। तो ठीक वहीं पर हुआ था कि समर को अब यह याद आ रहा था कि उसके परिवार में उन लोगों ने कितना दुर्व्यवहार किया है मुन्नी के साथ, और वह यह भी कहता है कि मुन्नी को मैं अपने पास रखूंगा। क्या हम इतने करीब हो गए हैं कि मुन्नी का खर्चा तक नहीं हम लोग उठा सकते हैं? और 10 मिनट बाद जब सबका रोना धोना शांत हुआ तो मुन्नी फिर से कहती है कि बाबूजी, मैं किसी का चौका बर्तन कर लूँगी, मैं किसी के यहाँ नौकरानी बन लूँगी, मैं कुछ भी कूट पीस दूंगी, लेकिन मुझे वहाँ मत भेजो। बाबूजी अब अपने पर नियंत्रण पा चुके थे। समझाते हुए बोले, पगली हुई है बेटी, हम लोग क्या कोई गैर हैं? तू आधी रात को यहाँ आ जाइए, कोई ऐसी वैसी बात देखे तो। यह तेरा घर पहले है, हमारा बाद को, पर तू इस बार तो मान जा, अब कोई बात नहीं होगी। तो उस पर जब बाबूजी रिस्पॉन्ड करते तो वो कहते कि पगली तू रो क्यों रही है? यह घर क्या तेरा नहीं है? तेरा जब भी मन हो तू यहाँ आ सकती है। यह घर पहले तेरा है, हमारा बाद में। तुझे अगर आधी रात को भी वहाँ पर कुछ गलत लगता है तो तू यहाँ आ सकती है। नहीं बाबूजी नहीं, जैसे किसी भयंकर दैत्य को कल्पना में देखकर वह फपक उठी। मुझे उस कुएं में मत धकेलो बाबूजी। तो जब बाबूजी कहते हैं कि तू वहाँ चली जा, अगर तुझे कुछ भी खराब लगता है तू यहाँ पर चली आना, आधी रात को चली आना, यह घर तेरा पहले है, हमारा बाद में है, लेकिन तू इस बार तो उसके साथ जा। तो उस पर फिर से मुन्नी कहती है कि नहीं बाबूजी नहीं, मैं उस कुएं में नहीं जाना चाहती, मुझे उस कुएं में मत धकेलो। और यहाँ पर हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि एक पिता की क्या व्यवस्था होती है। एक पिता को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि अब अगर मान के चलिए वो मुन्नी को नहीं भेजते तो फिर से उन्हें जो है आसपास के लोगों से जो है बातचीत सुनना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही लोग उन्हें बोलते थे कि तूने अपनी बेटी को, शादी हुई बेटी को अपने घर में बिठा रखा है। उनको ऐसे ही बहुत कुछ सहना पड़ता था। अब अगर लोग यह कहते कि तेरे घर में तेरा दामाद आया, उसने जो है इतना कुछ कहा, तुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तूने अपनी बेटी को उसके हाथ नहीं दिया, तो उन्हें कितना कुछ सहना पड़ता। एक बेटी का बाप, एक लड़की का बाप का कितना मजबूरी होता है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका भी मन नहीं है कि वह अपनी बेटी को भेज दे उस दरिंदे के पास जिसने वैसा कुछ किया है। अब वह कितना ठीक हुआ है कितना नहीं हुआ है ये तो हमें आगे चल के मालूम भी नहीं चलता है। इस कहानी में आगे चल के मुन्नी का क्या हुआ इस कहानी में हमें कुछ भी नहीं मालूम चल पाता है। तो भेजना तो मुन्नी के पिता भी नहीं चाहते थे, लेकिन समाज के सामने जो सिर उठाने की जो व्यवस्था होती है वह आदमी से क्या क्या करवा देती है, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस बार बाबूजी ने कराहते से स्वर में घायल होकर कहा, तेरी भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं बिटिया, वहाँ अपना घर है, तू नहीं संभालेगी तो फिर बिगड़ेगा। तेरी भलाई इसी में है बेटी, वहाँ बिरादरी में बदनामी फैलती है, सब लोग उंगली उठाते हैं, किस किस का मुंह रोकेंगे। अब फिर से बाबूजी उसे संभालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं बेटी, तुझे वहाँ चले जाना चाहिए क्योंकि वह तेरा घर है। अब अगर तू उसे नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? वहाँ पर बिरादरी में सबकी बदनामी होती, हम कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे? जिस दिन मेरे बारे में ऐसी वैसी बात सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना बाबूजी। वह रोती रही। लगता था प्रयत्न करने पर भी उसकी रुलाई थम नहीं जा रही है। अब उसी पर बाबूजी की बातों पर प्रभा जो है वह कहती है कि बाबूजी मुझे वहाँ मत भेजो, तुम मुझे जान से मार दो, जहर देकर तुम मुझे मार दो, तुम मुझे कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना। यहाँ पर हमें खौफ देखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक पिता जो कि बेटी का पिता होता है उसके सामने कितनी मजबूरियां होती है वह हम यहीं पर देख रहे हैं। बाबूजी फिर रोने लगे। इस बार लगा कि वे काफ़ी देर तक अपने को संभाल नहीं पाएंगे और कुछ देर बाद ही वह फूट फूट कर रोने लगे। भावतीरे से उनका नीचे का होंठ बुरी तरह कांप रहा था। फिर मुन्नी को एक और खाट पर हटाकर वे जल्दी से उठकर बाहर चले आए। अब इसी पर जो है बाबूजी नहीं संभाल सके खुद को, क्योंकि बेटी को तो वह भी नहीं भेजना चाहते थे और बेटी को रोता देख और ऐसी माहौल में वह भी रो रहे थे, तो वह भी अपने आप को संभाल नहीं सके और वह भी बाहर आ गए। उसके बाद काफ़ी देर हम लोग लगभग 1 घंटा यूं ही बैठे रहे, चुपचाप और गुमसुम। फिर जब ठंड लगने लगी और नींद आने लगी तो एक एक उठकर जाने लगा। बस मुन्नी ही अम्मा की चारपाई पर सिसकती सुबकती रही।
तो सब वहाँ पर लगभग में 1 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ने लगी, ठंड का मौसम था, फरवरी का महीना था, हमने आगे ही जाना हुआ है, तो उसी समय पे सब जो है धीरे धीरे अब अपने कमरे में जाने लगे। सिर्फ मुन्नी ही अम्मा के साथ वहाँ पर बैठी रही और सिसक सिसक कर रात भर शायद वो रोती रही। और सुबह मुन्नी को विदा कर दिया। वह चीख चीख कर रोती रही, बिलख बिलख कर रोती रही, लिपट लिपट कर रोती रही। उस समय उसने कहा कुछ नहीं, बस रोती ही रही, मानो हिस्टीरिया का दौरा आ गया हो। प्रभा से लिपट कर तो इस तरह रोई जैसे दोनों जन्म जन्मांतरों को विदा ले रही है। और अगली सुबह विदा कर दिया गया। उसने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन वह भी सिर्फ रोती रही, सिर्फ रोती रही, रोती रही, जो कि जाहिर सी बात है, जो कि कोई भी रोएगा। ऐसे ही हम अपने परिवार से बिछड़ते हैं तो हमें रोना आता है। तो जब कुछ ऐसा हो जाए कि हमें मालूम ही नहीं है कि जिससे हम बिछड़ रहे हैं उससे हम कभी मिल भी पाएंगे या नहीं, तो फिर उस समय कोई कैसे बिहेव कर सकता है। और प्रभा से तो वो ऐसी लिपट कर रोई कि ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों जन्म जन्मांतर के लिए बिछड़ रहे हैं। जो कि हम जानते हैं कि शायद प्रभा के अगर करीब कोई परिवार में था तो वो सिर्फ मुन्नी ही थी, क्योंकि समर अभी तक उससे करीब नहीं हो पाया था। आगे चलकर वो होगा। इसका जो दूसरे पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि प्रभा और समर के बीच में जो है अब नज़दीकी होती है, लेकिन तत्कालीन समय के लिए सिर्फ मुन्नी और प्रभा ही थी जो आपस में एक दूसरे को समझती थी। जो कि हम जानते भी हैं कि जब प्रभा के ऊपर उंगली उठाई गई कि तुम क्यों ऊपर गई, तो उस समय मुन्नी ने उसका पक्ष लिया और भी बहुत जगहों पे पक्ष लिया गया। तो जब वह दोनों रो रही थी तो ऐसी रो रही थी जैसे जन्म जन्मांतर के लिए बिछड़ रही हैं। और यह जन्म जन्मांतर के लिए बिछड़ रही हैं, यह इस कहानी में बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि यह विचरण सही में जन्म जन्मांतर का था इस कहानी के हिसाब से। क्योंकि आगे इस कहानी में कहीं भी मुन्नी का जिक्र नहीं है। मुन्नी का बस हाँ 1-2 में जिक्र है कि मुन्नी के बिना कैसे लोगों का जीवन चल रहा था। उस समय बस मुन्नी को एक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मुन्नी का आगे चल के क्या हुआ इसका कुछ अता पता नहीं है। तो यहाँ पे ये बात कि जन्म जन्मांतरों को विदा ले रहे हैं, यह सही है। एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। गाड़ी को देर हो रही थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया गया। बाबूजी उस समय किसी काम से चले गए थे। अब गाड़ी को देर हो रही थी तो धीरे धीरे करके जो है उसे आखिर में छुड़ाना ही पड़ा और फिर उसके साथ भेजना ही था। मुन्नी मेरी ही बात की थी, इसलिए घर भर में मैं ही उसे सबसे अधिक प्यार करता था। मेरे गले में बाहें डाल कर तो बुरी तरह डकरा डकरा कर रोई, कंठ फंस गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का एक एक रेशा अलग बिखर जाएगा, मेरी पसलियां एक विस्फोट से फट जाएंगी और कलेजा मुंह की राह बाहर निकल पड़ेगा। उसने जैसे तैसे सिर्फ इतना ही कहा, भैया भाभी से बोलना। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब समर के बाद जो परिवार में जो संतान था वह मुन्नी थी, और यही कारण था कि समर मुन्नी से इतना प्यार करता था और दोनों के बीच में काफ़ी लगाव था। क्योंकि जो कि हम यहाँ पे कहानी में अब तक देख ही रहे हैं कि मुन्नी और समर के बीच में जो लगाव है वह बहुत जगहों पे हमें देखने को मिला है। और यही कारण था कि जब मुन्नी बिछड़ रही थी तो वह समर के साथ भी बहुत लिपट लिपट कर रोई, वह बहुत भबक भबक कर रोई। रोते रोते उसका गला बैठ चुका था, लेकिन फिर भी रोना था कि जो बंद नहीं हो रहा था। और एक बात है जो कि यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब मुन्नी बिछड़ रही थी तो उसने एक बात समर से कही कि भैया भाभी से बोलना। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब समर को मुन्नी कहती है कि उसकी पत्नी प्रभा ने कुछ भी नहीं किया। अब इसका क्या मतलब? देखिए, इसका मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहीं पे भी नहीं कहा गया है, लेकिन अगर इसका एक मतलब निकाला जाए तो इसका एक मतलब यहाँ पे भी निकल सकता है कि हमें याद है कि सुहागरात के दूसरे दिन जब खाना प्रभा ने बनाया था समर के लिए, तो उस समय बहुत ज़्यादा नमक हो चुका था। और उस समय मैंने आपको बताया था कि उस समय जो है नमक प्रभा ने नहीं डाला था उसमें ज़्यादा, उसमें नमक जो है भाभी ने डाल दिया था, सिर्फ घर में एक पारिवारिक तमाशा खड़ा करने के लिए। तो ये एक कारण हो सकता है कि उस कारण से भी जो है
प्रभा से समर बहुत ज़्यादा नाराज रहता था। तो उसी की गवाही देते वक्त और प्रभा के पक्ष में मुन्नी बोल कर गई कि भाभी से कहना कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है कि हम जानते हैं कि प्रभा और समर के बीच में क्या रिलेशन था, लेकिन ये जो रिलेशन था इसका बहुत सारे कारण थे। इसका सिर्फ यही कारण नहीं था कि समर और प्रभा की शादी जो है समर के खिलाफ कर दी गई थी, समर के मन के खिलाफ कर दी गई थी। इसके और भी काफ़ी रीजंस थे, जैसे घर में आम तौर पे जो है झगड़ा होता रहता था। तो हो सकता है कि समर, क्योंकि वह झगड़ा नहीं देखता था और यहाँ पे समर ने जो देखा है सिर्फ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी अलग चीज़ नहीं लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि वह जो झगड़ा है वह भाभी करवा देती थी या फिर अम्मा करवा दिया करती थी। तो उसी का पक्ष लेकर फिर से मुन्नी कहती कि भाभी ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि इस लाइन को स्पष्ट कीजिए कि भैया भाभी से बोलना उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन आप दो मतलब ये लिख सकते हैं कि वह नमक वाली घटना, और दूसरी ये कि उन दोनों के बीच में जो रिश्ता था उसमें हो सकता है कि किसी तीसरे आदमी के हस्तक्षेप की वजह से वह रिश्ता इतना खराब था और उसका कोई भी दोष नहीं था प्रभा का, लेकिन फिर भी उसे सब दोषी मानते थे। और इसके बाद वह चली गई, उसे होश नहीं था, बस रोए चली जा रही थी। जब तक गाड़ी दिखी मैं उसे देखता रहा, फिर अपनी कोठरी में आकर किवाड़ बंद करके बैठ गया। आंसू लगातार गालों से बहकर आते हुए गोद में गिरते रहे और मैं समाधिस्थ की तरह बैठा रहा। मन में कुछ गूंज रहा था जिसे मैं समझ नहीं पाता था। और जब वह चली गई तो समर अपने घर में आ गया, अपने रूम में आकर बैठकर एक शांत मन, जिसमें मतलब कुछ नहीं है, उसमें एक स्तब्ध मन से वह बैठकर सोचने लगा। और वह यह भी कहता है कि मुन्नी जो है वह आखिर तक रोती रही। जहाँ तक उसे दिखाई दिया उसने मुन्नी को सिर्फ रोते हुए ही देखा, और जब तक गाड़ी उसके नज़र में थी उसने गाड़ी को ही देखा। और जब गाड़ी चली गई तो वह आकर अपने रूम में बैठ गया। घर में मुर्दनी छाई थी, कोई मुंह लटकाकर इधर बैठा था, कोई उधर सिसक रहा था, मानो किसी को फूंक कर आए हों। घर की हर दीवार हाय हाय करके खाने को दौड़ती थी और घर का माहौल बहुत ख़राब था, इतना ख़राब था कि ऐसे लग रहा था कि किसी को शमशान घाट में जलाकर आने के बाद जो घर का माहौल होता है ठीक वैसा ही माहौल था। कोई इस तरफ रो रहा है तो कोई उस तरफ रो रहा है, पूरा घर में एक मनहूसी छाई हुई थी। और आज इस घर में सही में मनहूसी छाई हुई थी, क्योंकि अब तक समर जो भी मनहूसी कहता था, चाहे वो दूध फैल जाने का हो या फिर दाल में नमक कह जाने का हो, वह सब किसी के समर के हिसाब से था या फिर अम्मा के हिसाब से था। लेकिन आज सही में घर में मनहूसी छाई हुई थी, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती है वह घर से निकल गई थी। और यही कारण था कि आज सही मायने में अगर इस घर का कभी कोई बुरा दिन आया है तो वह यही है। और इस लेख का इससे दुख भरा कोई और चैप्टर मुझे नहीं लगा है। सो मैं आज का यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मुन्नी आपकी बेटी होती और आप बाबूजी की जगह होते और सब कुछ जानने के बावजूद भी क्या आप मुन्नी को उसके साथ दोबारा भेजते? इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।
uh, uh.